प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में हो और इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2, जिसमें आपको ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन पढ़ना है। उसका न्यू सॉल्व मॉडल पेपर आपके एग्जाम 2026-27 के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए जहां जहां रिटर्न पेपर होता है। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन आज मैं बताने वाली हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप भी तैयार हो जाता है। और जिनका रिटर्न पेपर होता है आज हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हमारे टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल, जिसको लिखा है जेन ऑस्टेन ने। उससे बनने वाला सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जाम 2026 एंड 27। तो जितना भी क्वेश्चन आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से बनने वाला है सब कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। और इसी तरीके से जितना भी यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है या जितना भी ड्रामा या जितना भी फिक्शन दिया गया है, चाहे वो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो या इंडियन हो, सभी पर हम वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है वेयर डज बेनेट्स फैमिली लीव। तो बेनेट्स फैमिली कहाँ रहती थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी बच्चों के लिए जो रिटन पेपर देंगे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देंगे सभी के लिए। तो बेनेट्स फैमिली लीव्स इन द विलेज ऑफ लॉन्ग्सबर्न इन हरफोर्डशायर। तो देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है वेयर डज बेनेट्स फैमिली लीव। तो बेनेट फैमिली कहाँ रहती थी? बेनेट्स फैमिली लीव्स इन द विलेज ऑफ लॉन्ग्सबर्न इन हरफोर्डशायर। तो ये लॉन्ग्सबर्न में रहती थी, इंग्लैंड में रहती थी जो बेनेट फैमिली थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द बेनेट्स फैमिली। बेनेट्स फैमिली का हेड कौन है? तो देखिए, आप लोगों के घर में हेड कौन होता है? सबसे बड़ा कौन हेड होता है? मुखिया, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हमारे फादर, आपके फादर होते हैं। तो मिस्टर बेनेट जो कि इस घर में सबसे बड़े हैं, 5 बेटियों के फादर हैं। ए विटी एंड ह्यूमरस ओल्ड मैन इज द हेड ऑफ बेनेट्स फैमिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाले इंसान हैं। यही बेनेट फैमिली के हेड हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम ऑफ द डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो नेम द डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी 5 डॉटर्स हैं, बेटियां हैं। तो उनके नाम सीक्वेंस में क्या होंगे? सबसे बड़ी बेटी का नाम है जेन बेनेट, दूसरी बड़ी बेटी का नाम है एलिजाबेथ और ये एलिजाबेथ ही इस नॉवेल के अंदर मेन हीरोइन है। तीसरी बेटी है कैथरीन, चौथी बेटी है मैरी और 5वीं बेटी है लीडिया, जो सबसे छोटी है। सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे बड़ा कदम यही उठाती है, ये भाग जाती है शादी करने के लिए विक्रम के साथ। पूरा प्ले आप लोग पढ़िएगा, पूरा ड्रामा आप लोग पढ़िए। पूरा नॉवेल आप लोग पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 5 डॉटर्स हैं ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ मिसेस बेनेट्स लाइफ। व्हाट इज द एम मतलब एम क्या है ऑफ मिसेस बेनेट्स लाइफ, मिसेस बेनेट के जीवन का। मिसेस बेनेट हैज द ओनली एम दैट इज टू गेट हर 5 डॉटर्स मैरिड वेरी सून। देखिए, जेन ऑस्टेन ने जब ये नॉवेल लिखा था तो उस टाइम इंग्लैंड की सोसाइटी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उन्हीं को देख करके लिखा था। उस टाइम में लड़कियों की शादी अगर अच्छे घरानों में अच्छे से हो जाए, इज्जत से हो जाए, माँ बाप कर दे तो बहुत अच्छा माना जाता था। तो लीडिया जैसा कि भाग जाती है लेकिन फिर भी इसकी इज्जत बच जाती है, जैसे डार्सी की वजह से। लेकिन मिसेस बेनेट यही चाहती थी कि इनकी 5 बेटियों की शादी अच्छे घराने में जल्दी से हो जाए, इसलिए हमेशा अच्छा लड़का देखा करती थी, अच्छे लड़के के तलाश में रहती थी जो अच्छी खासी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द प्लेस नीदरफील्ड पार्क सिचुएटेड। वेयर इज प्लेस, कहाँ प्लेस है नीदरफील्ड पार्क। तो नीदरफील्ड पार्क कहाँ पर है? तो नीदरफील्ड पार्क इज ए वेरी नियर टू लॉन्गबर्न, ए फेमस प्लेस ऑफ इंग्लैंड। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस एट नीदरफील्ड पार्क। तो नीदरफील्ड पार्क जो है, ये पार्क जो है नीदरफील्ड पार्क नाम की जो जगह है
ये लॉन्गबर्न विलेज से काफ़ी नज़दीक है और लॉन्गबर्न विलेज में ही मिस्टर बेनेट की फैमिली रहती है। और नीदरफील्ड पार्क में एक अमीर फैमिली रहने के लिए आती है मिस्टर बिंगले की। और बहुत सारे इवेंट देखेंगे आप इस नॉवेल के नीदरफील्ड पार्क में ही होती है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क। तो नीदरफील्ड पार्क में सेटल होने के लिए कौन आता है? मिस्टर बिंगले कम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क। तो मिस्टर बिंगले सेटल होने के लिए आता है नीदरफील्ड पार्क में, यानी ये नीदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आता है विद हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी वेयर ही हैपेंस टू मीट एलिजाबेथ एंड डार्सी। तो ये अपने दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ यहाँ आता है और साथ ही साथ मिस्टर बिंगले की 2 बहनें भी थीं इनके साथ। और यही वो जगह है जहाँ पर एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, जो कि इस प्ले के हीरो और हीरोइन है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी शॉर्ट में तो सारे यही क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलग वीडियोस अपलोड है हर एक टॉपिक पर, हर एक यूनिट पर, तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु आर द चीफ रिलेटिव्स ऑफ बेनेट्स। तो इस नॉवेल के अंदर मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जो फैमिली है उनके रिलेटिव्स कौन दिखाए गए हैं? गार्डिनर्स एंड फिलिपिस are the chief relatives of Bennett's family and Mr. Collins is also the cousin of Bennett's family। तो गार्डिनर की जो फैमिली है, फिलिप्स, ये सारे जो हैं काफ़ी नज़दीकी रिलेशनशिप दिखाए गए हैं बेनेट फैमिली के। और साथ ही साथ मिस्टर कॉलिंस जो कि मिस्टर बेनेट का ही कज़िन है, ये भी इनका एक रिलेटिव दिखाया गया है इस नॉवेल के अंदर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज एलिजाबेथ एग्री टू द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कॉलिंस। व्हाट इज द प्रपोजल? क्वेश्चन है, डज एलिजाबेथ एग्री टू द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कॉलिंस। क्या मिस्टर कॉलिंस के प्रपोजल से एलिजाबेथ एग्री हो जाएगी? व्हाट इज द प्रपोजल, और वो प्रपोजल क्या है जो मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ के सामने रखते हैं? मिस्टर कॉलिंस प्रपोजेस टू एलिजाबेथ बट एलिजाबेथ रिजेक्ट्स बिकॉज शी नोज दैट कॉलिंस इज ए फुलिश मैन। तो कॉलिंस आता है एलिजाबेथ से शादी करने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो जानती है अच्छे से कि मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, फुलिश टाइप का इंसान है। दस इस प्रकार इन द रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल शी शोज हर शार्प लिस्ट। तो ये रिजेक्ट कर देती है और इसका प्रपोजल जो है शी शोज हर शार्प लिस्ट। चलिए, इसकी मदर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होती है कि तुमने कॉलिंस का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी मदर चाहती थी कि जल्दी से इन लोगों की शादी हो जाए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस कौन है? ये क्वेश्चन कई बार वेरी शॉर्ट में पूछ चुका है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाला ही क्वेश्चन है। मिस्टर कॉलिंस इज़ ए डिस्टेंट कजिन ऑफ मिस्टर बेनेट्स। तो मिस्टर बेनेट का एक काफ़ी दूर का कजिन है। ही वॉन्ट्स टू मैरी एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है, बट वेन एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल ही मैरिज शार्लेट लुकास। तो जब एलिजाबेथ इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तो शार्लेट लुकास से मिस्टर कॉलिंस शादी कर लेता है। ये शार्लेट लुकास जो है एलिजाबेथ की बहुत अच्छी दोस्त है, और जब एलिजाबेथ देखती है कि अरे इसकी दोस्त ने ही मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही फुलिश आदमी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द शार्लेट लुकास रेडी टू मैरी कॉलिंस। शार्लेट लुकास क्यों तैयार हो जाती है मिस्टर कॉलिंस से शादी करने के लिए? अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस नॉवेल में मेन जो थीम है वो मैरिज ही है, तो मैरिज को अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जेन ऑस्टेन ने दिखाया है। तो शार्लेट लुकास के आगे भी कोई वजह थी जिसकी वजह से ये कॉलिंस नाम के बेवकूफ़ आदमी से शादी कर लेती है। शार्लेट लुकास वॉन्ट्स टू मैरी कॉलिंस, ये कॉलिंस से शादी करना चाहती है बिकॉज क्योंकि शी इज़ अंडर द इकोनॉमिक प्रेशर। वो इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो अच्छी नहीं है। सी थिंक्स, वो सोचती है आफ्टर द मैरिज की शादी के बाद शी विल बी एबल टू गेट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो काफ़ी इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी। देखो, हर वो लड़की जो काफ़ी ज़्यादा एज की हो जाए और शादी ना हो, वो यही सोचेगी कि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो जल्द से जल्द शादी कर लूँ। तो ऐसा ही कुछ होता है शार्लेट लुकास के साथ भी। चलिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज शार्लेट लुकास फील्स आफ्टर द मैरिज। अब देखिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए यानी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए
शार्लेट लुकास शादी तो कर लेती है कॉलिंस के साथ। व्हाट डज शार्लेट लुकास फील आफ्टर द मैरिज, लेकिन शादी के बाद शार्लेट लुकास क्या फील करती है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आफ्टर हर मैरिज विथ कॉलिंस, आफ्टर हर मैरिज का मतलब शादी के बाद, कॉलिंस से शादी के बाद, शार्लेट लुकास डज नॉट फील प्लीजर बिकॉज कॉलिंस इज ए फुलिश मैन। तो शार्लेट लुकास जब कॉलिंस से शादी कर लेती है, सो शी डज नॉट फील, वो फील नहीं करती प्लीजर यानी खुशी, बिकॉज क्योंकि कॉलिंस जो है एक फुलिश मैन है, मतलब मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ इंसान है। दो यद्यपि ही इज़ ए रिच मैन, जबकि वो अमीर आदमी है। शार्लेट लुकास ऑफन फील्स इंसल्टेड व्हेन हर हस्बैंड पासेस फुलिश रिमार्क। ये अमीर आदमी है मगर फिर भी शार्लेट इसके साथ खुश नहीं रहती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करती है जब ये लोगों के बीच में, यानी इसका हस्बैंड जब लोगों के बीच में पागलों वाली बातें बोलता है जिसपे का कोई मतलब ही ना हो, एकदम बेवकूफ़ जैसी बातें बोलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए शादी के बाद खुश नहीं रहती। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ डज द टाइटल ऑफ नॉवेल सूट्स बेस्ड टू द नेचर ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ। इस नॉवेल का जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो किस तरीके से डार्सी एंड एलिजाबेथ के नेचर पर सूट करता है, डिस्कस कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे ज़रूर पूछेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। डार्सी इसमें हीरो है, एलिजाबेथ इसमें हीरोइन है। द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस सर्टेनली शूट्स बेस्ड टू द नेचर ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइटल जो है इन दोनों पर सूट करता है। डार्सी इज़ प्राउड वाइल एलिजाबेथ इज़ प्रेजुडिस्ड। डार्सी के अंदर प्राउड है, गर्व है, अभिमान है, किस चीज़ का, अपने सोशल स्टेटस का, अपनी ज़मीन जायदाद का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने रिच होने का, अमीर होने का। एंड एलिजाबेथ के अंदर प्रेजुडिस होता है, मतलब ये लोगों को पहले ही भांप लेती है कि कौन इंसान कैसा होगा। देखो ये लोगों को परखने की अच्छी समझ रखती है, लेकिन डार्सी को समझने की जो परख है इसकी वो फेल हो जाती है। मतलब डार्सी जैसा दरअसल होता है, एलिजाबेथ वैसा उसको समझ नहीं पाती। तो दोनों के अंदर ही थोड़ी थोड़ी प्राउड होती है, कहीं ना कहीं एलिजाबेथ के अंदर भी प्राउड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्राउड वाला मेन टाइटल है, प्राइड वाला, ये वाला वर्ड प्राइड ये डार्सी पर शूट करता है, और प्रेजुडिस जो है वो एलिजाबेथ पर शूट करता है। सो टाइटल बेस्ट सूट्स टू द नेचर ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ। तो इन दोनों का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है टाइटल के ऊपर। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुम डज विक्रम ट्राई टू अट्रैक्ट। तो जब आप लोगों ने नावल पढ़ा तो आपको याद होगा कि कौन अट्रैक्ट होता है विक्रम की तरफ। विक्रम ट्राइज टू अट्रैक्ट एलिजाबेथ फर्स्ट एंड एलिजाबेथ टू थॉट दैट विक्रम इज ए मैन ऑफ गुड नेचर एंड गुड कैरेक्टर। विक्रम कोशिश करता है अट्रैक्ट करने की एलिजाबेथ को सबसे पहले, एंड एलिजाबेथ भी ये सोचती है कि विक्रम एक बहुत ही अच्छा और अच्छे नेचर वाला, अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान है, आदमी है। जबकि विक्रम दरअसल वैसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान होता है जो कि एलिजाबेथ की बहन को लेकर भाग जाता है सिर्फ पैसों के लिए। आफ्टर इट इज़ लीडिया हु स्टार्टेड फीलिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स विक्रम एंड शी डिसाइड्स टू एलोप। और बाद में आप देखेंगे कि एलिजाबेथ के बाद उसकी सबसे छोटी बहन लीडिया विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको पसंद करती है, और वो डिसाइड कर लेती है कि एलोप यानी कि वो भाग जाएगी विक्रम के साथ शादी करने के लिए भाग करके। तो ये दोनों ही बहनें विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन एलिजाबेथ फिर समझ जाती है कि विक्रम अच्छा इंसान नहीं है, और लीडिया की एंड में शादी हो जाती है विक्रम के साथ। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विक्रम बिहाइंड द इलोपमेंट। व्हाट इज़ द पर्पज़ क्या है विक्रम का बिहाइंड द इलोपमेंट, यानी कि भागने के बाद। इलोपमेंट मतलब होता है भागकर शादी करना। तो जब ये लीडिया को लिवाकर भाग जाता है, लीडिया को लेकर भाग जाता है शादी के पर्पज़ से, तो उसके पीछे का इसका क्या पर्पज़ है। द पर्पज़ ऑफ विक्रम बिहाइंड द इलोपमेंट के बाद विक्रम का उद्देश्य है इज़ दैट कि ही वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम द डेट। वह चाहता है टू बी फ्री होना, आज़ाद होना फ्रॉम द डेट। डेट मतलब होता है कर्जा, उधारी, मतलब इसके पास जितना भी लोगों का कर्जा है और इसे दूसरों को देकर चुकाना है।
तो वो अपने कर्ज़ों से आज़ाद होना चाहता है। सो ही थॉट, इसीलिए वो सोचता है आफ्टर द इलोपमेंट, जब वो लीडिया के साथ भाग जाएगा, द पेरेंट्स ऑफ लीडिया विल पे हिज डेट्स, तो लीडिया के पेरेंट्स उसका कर्जा पे करेंगे, चुकाएंगे। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्रम कितना बेकार कैरेक्टर है, बेकार आदमी है। खुद कर्जा नहीं दे सकता तो किसी की बेटी को लेकर भाग गया है कि बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो मुझे पैसे देंगे और मैं फिर अपना कर्जा चुकाऊंगा। तो इस पर्पज़ से वो लीडिया को लेकर भाग जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के थ्रू ही मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और साथ ही साथ लॉन्ग के लिए वीडियोस अपलोड हैं, तो आप देखिएगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हेल्प बेनेट फैमिली इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इलोपमेंट। इलोपमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, इसके लिए बेनेट फैमिली की हेल्प कौन करता है। देखो, जब भी किसी की बेटी भाग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप का सोसाइटी में इज्जत जाने का डर रहता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और जेन ऑस्टिन उस टाइम की कंडीशन को पूरा दिखा रही हैं अपने नॉवल के थ्रू। तो इट इज डार्सी, वो डार्सी है हु नोज, जो जानता है द नेचर ऑफ विक्रम वेरी वेल, जो विक्रम के नेचर को, उसके व्यवहार को, उसके घटिएपन को जानता है। सो इसीलिए वेन ही कम्स टू नो ऑल दीज, और इसीलिए जब उसको पता चलता है कि लीडिया को लेकर विक्रम भाग गया है और उससे अभी तक उसने शादी नहीं की क्योंकि वो पैसे चाहता है, ही डिसाइड्स, तो डार्सी डिसाइड करता है, फैसला करता है टू हेल्प, मदद करने की, द बेनेट फैमिली की, एंड ही पेज, और वो चुकाता है ऑफ द डेट ऑफ विक्रम, और इसीलिए वो सारे विक्रम के कर्जे को चुकाता है। दस इस तरीके से लीडिया एंड विक्रम आर मैरिड, और लीडिया विक्रम की शादी हो जाती है। अगर विक्रम लेकर भागा था लीडिया को और शादी नहीं करता तो बेनेट फैमिली की बहुत इंसल्ट होती पूरी सोसाइटी में। तो डार्सी क्या करता है, विक्रम को सारे पैसे देता है उसके कर्जों को चुकाने के लिए, और कहता है कि इसके बदले तुम लीडिया से शादी करो इज्जत के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है कि बेनेट फैमिली की इज्जत सोसाइटी में बच जाती है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डज एलिजाबेथ टेक रिगार्डिंग डार्सी आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ इलोपमेंट। अब क्या इंप्रेशन पड़ता है एलिजाबेथ के ऊपर डार्सी के बारे में आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ इलोपमेंट। इंसिडेंट यानी घटना, इलोपमेंट मतलब भागने की जो घटना हुई थी नॉवेल के अंदर विक्रम और लीडिया की, उस घटना के बाद एलिजाबेथ के ऊपर डार्सी के बारे में क्या इंप्रेशन पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब एलिजाबेथ के ख्याल जो हैं वो डार्सी के लिए बदल रहे हैं। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ इलोपमेंट व्हेन डार्सी हेल्प बेनेट फैमिली, तो जब डार्सी मदद करता है बेनेट फैमिली की, एलिजाबेथ इज़ डीपली इम्प्रेस्ड बाई द काइंडनेस ऑफ डार्सी, तो एलिजाबेथ डार्सी की काइंडनेस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, एंड सी डिसाइड्स, और वो फैसला करती है टू गिव अप, छोड़ने का, हर प्रिजुडिस अगेंस्ट डार्सी। तो डार्सी के बारे में उसके जितने भी प्रिजुडिस हैं, अपने मन से जो बनाए गए ख्याल हैं, उनको वो छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि अब ये जान चुकी है कि एलिजाबेथ अब ये जान चुकी है कि डार्सी वाकई में बहुत अच्छे दिल वाला इंसान है। तो आज की वीडियो में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक पर, हर एक यूनिट पर, हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।